मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश नामक हमारे इस अंग्रेज़ी सीखने के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस तीसरे एपिसोड में हम टेंसेस का व्यापक अध्ययन करेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनका मैंने ज़िक्र अपने दूसरे एपिसोड में किया था, हमें आशा है कि आपने उनको समझा होगा ठीक प्रकार से। आज हम 12 टेंसेस के हिंदी वाक्यों को, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से अंग्रेज़ी में अनुवाद करेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जब मैं टेंसेस डिस्कस करूं आपसे, तो स्क्रीन पर जो मैं चार्ट दिखा रहा हूं आपको, ये चार्ट भी आप समय समय पर देखते रहें। अगर आप जूम कर सकते हैं तो जूम कर लें इंडिविजुअल बॉक्सेस को, और प्रयास ये करें कि इन चार्ट्स को कहीं आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में भी उतार लें, ताकि समय समय पर उसका आप अपनी नोटबुक के माध्यम से भी स्टडी कर सकें। इस चार्ट में जो कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे इस चार्ट में जो बॉक्सेस हैं, सबसे बॉटम में हमने लिख रखा है पैसिव एचवीज। तो जब हम एक्टिव और पैसिव नाम का चैप्टर आपको समझाएंगे तो उससे रिलेटेड है, फ़िलहाल इसको छोड़ दें। जो चीज़ें आपको अपरिचित लगें इस चार्ट में, उनको फ़िलहाल आप छोड़ दें। जब मैं उनको आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करूँगा तब आप उनका संदर्भ देख सकते हैं। तो जो चीज़ आपको अजनबी लगे चार्ट में, उसको फ़िलहाल छोड़ दें, उसकी उपेक्षा कर दें। और जो नियमावली मैंने दी है इंडिविजुअल बॉक्सेस में, उसको भी कोशिश करें कि आप रट लें, उसको मेमोराइज़ कर लें। हम वापस आते हैं टेंसेस पर। शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। हमने बताया था कि मैं गाता हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू डज है। डज सिंगुलर के साथ लगता है और डू प्लूरल के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है अफर्मेटिव के संदर्भ में, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी या कोई भी अकेला व्यक्ति है, तो जो मूल क्रिया का, मुख्य क्रिया का, मेन वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं। अपने चार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बॉक्स में ये बहुत ही प्रोमिनेंटली मैंने इसका जिक्र किया है। इसको कभी ना भूलें। मैं गाता हूँ, आई सिंग। वह गाता है, तो अब वह यानी ही सिंगुलर है, तो ही सिंग्स हो जाएगा। आई वी यू दे ये प्लूरल है, और ही शी इट ये सिंगुलर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंगुलर प्लूरल का अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार परफेक्ट टेंसेस में हैज़ और हैव, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तो जब भी आपको किसी बिंदु विशेष पर कुछ कन्फ्यूजन हो, भ्रम हो, तो निसंदेह वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। दूसरी बात दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये निर्णय किया है कि मैं अपने इस चैनल को आउटडोर शूट करूँगा, प्रकृति के बिल्कुल बीचों बीच में। आप भी पृष्ठभूमि में हरियाली का आनंद ले सकते हैं। और जहाँ पर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ या आगे भी करूँगा, तो पृष्ठभूमि में आपको पक्षियों की आवाज़ें या कुछ झींगरों की आवाज़ें भी सुनाई पड़ सकती हैं। ये आपको इस बात का आभास कराएगा कि कहीं जंगल में गुरुकुल चल रहा है। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप इसे ज़रूर बहुत बहुत एंजॉय करेंगे। तो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, नेगेटिव टेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस पर। तो जितने भी टेंसेस हैं, 12 टेंसेस जो हैं, उनका एक ब्लैंकेट रूल है जो समझता हूँ वह सबसे बेहतर तरीका है समझने का। 12 टेंसेस के अफर्मेटिव्स का जिक्र मैंने एपिसोड नंबर 2 में किया है। अब आप दोनों चार्टों को, अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हार्ड कॉपी आपके सामने होगी या अपनी नोटबुक में इसको उतार सकते हैं।
तो इस चार्ट के 2 पेजेस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट चार्ट को लेफ्ट में रखिए, सेकंड चार्ट को राइट में रखिए, तो आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा टेंस चार्ट का। इससे आपको हमारे इस ब्लैंकेट रूल को 12 टेंसेस में प्रॉपरली अप्लाई करने का एक सुअवसर प्राप्त होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अफर्मेटिव्स जितने भी सेंटेंसेस हिंदी के हैं 12 टेंसेस के, उनका मैंने एक मूलभूत नियम समझा दिया कि पहले सब्जेक्ट, फिर उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, फिर उस टेंस में मेन वर्ब का प्रॉपर फॉर्म। वाक्य यहीं पर समाप्त हो जाता है अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने इस चार्ट में टेंसेस को समझाने के लिए क्या किया है कि एक वाक्य चुन लिया, मैं गाता हूँ, और इसी मैं गाता हूँ वाक्य को 12 टेंसेस में चेंज करके आपको एक सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास किया है मैंने। तो नेगेटिव सेंटेंसेस अगर हो जाएं तो 12 टेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए हम क्या करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मैं गाता हूँ। अब मैंने इस वाक्य को नेगेटिव कर दिया, यानी इसमें नहीं शब्द जोड़ दिया हिंदी में, मैं नहीं गाता हूँ। नहीं की इंग्लिश हो गई नॉट। ये आप ध्यान से सुनिए, नॉट इंग्लिश का जो है वो कभी अकेला प्रयोग नहीं होता है। नॉट के साथ उस विशिष्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब अवश्य अनिवार्यतः साथ में लगेगा। नॉट कभी अकेला प्रयोग नहीं होता, साथ में उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब अनिवार्यतः उसके साथ चिपका होगा। जैसे मैं नहीं गाता हूँ, मैं गाता हूँ आई सिंग, और मैं नहीं गाता हूँ तो नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, और चूँकि नॉट अकेला आता नहीं है, नॉट अपने साथ अपने पहले अपने टेंस के हेल्पिंग वर्ब को साथ में जोड़ के चलेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। तो मैं, आई, वी, यू, दे ये प्लूरल है तो डू लगेगा, ही और शी और इट के साथ डज लगेगा। तो मैं नहीं गाता हूँ तो हो जाएगा आई डू नॉट सिंग। और ये फार्मूला आप 12 टेंसेस में इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। है ना बहुत आसान प्रक्रिया समझने की। किसी भी आप टेंस का हिंदी वाक्य ले लें, अफर्मेटिव, जो लाइन नंबर 1 पे है अफर्मेटिव है, और जो दूसरा सेंटेंस चार्ट में है वो नेगेटिव है। तो बेसिकली क्या किया गया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो नॉट लगा देते हैं, और जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब नॉट के पहले लगा देते हैं। मैं गाता हूँ आई सिंग, मैं नहीं गाता हूँ आई डू नॉट सिंग। वह गाता है ही सिंग्स, और वह नहीं गाता है ही डज नॉट सिंग। अब आपने देखा ही के साथ डज आया, जब डज लग जाएगा उसके बाद फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगना ही लगना है। मुझे आशा है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव पे। पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है, मैं गाता था या मैंने गाया या मैंने गा लिया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। इंग्लिश बनी आई सैंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इनके हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते। बिल्कुल ध्यान से आप आत्मसात कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इन दोनों टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स प्रयुक्त नहीं होते, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स में होंगे। तो अगर मैं कहूँ मैं नहीं गाता था या मैंने नहीं गाया या मैंने नहीं गा लिया, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो नॉट डिड के साथ लगेगा, यानी आई डिड नॉट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव में लगती है। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव्स में जहाँ की डिड लगा होगा तो सेकंड फॉर्म न लगा के हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ये बात बहुत से लोग भूल जाते हैं। मैं गाता था, मैंने गाया, मैंने गा लिया, आई सैंग। मैंने नहीं गाया, आई डिड नॉट सिंग। आई डिड नॉट सैंग नहीं होगा, क्योंकि सैंग सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगेगा। मैं गाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपली विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ आप नॉट अटैच कर दीजिए, आई विल नॉट सिंग।
ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं गा रहा हूँ, मैं नहीं गा रहा हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग। पास्ट कंटिन्यूअस, मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग। मैं नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग। और मैं नहीं गा रहा होऊंगा। अब आप देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव क्या है? मैं गा रहा होऊंगा, आई विल बी सिंगिंग। जहां पर जिस टेंस में दो या दो से अधिक शब्दों का हेल्पिंग वर्ब है, वहां नॉट की लोकेशन क्या होगी? जिन टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स दो या दो से अधिक शब्दों के हैं, वहां पर हम नॉट लगाएंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब का जो पहला शब्द है उसके ठीक बाद हम नॉट को जोड़ देंगे। मैं नहीं गा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी सिंगिंग। ये एक सेट रूल है, क्योंकि विल बी शैल बी दो अक्षरों का, दो शब्दों का हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट कहाँ लगाएंगे? पहले वाले शब्द विल शैल के बाद। आई शैल नॉट बी सिंगिंग, आई विल नॉट बी सिंगिंग, तो ये नॉट की लोकेशन हुई। आई विल बी नॉट सिंगिंग नहीं होगा। ये ध्यान रखें, मैं 2 बार इस चीज़ को कह चुका हूँ, आप वीडियो रिवाइंड करके इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। परफेक्ट टेंसेस में आइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव नॉट संग, मैं नहीं गा चुका हूँ, मैंने नहीं गाया है। पास्ट परफेक्ट, आई हैड नॉट संग। फ्यूचर परफेक्ट, अब फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव, शैल हैव। तो दो शब्दों के हेल्पिंग वर्ब हो गए, तो यहाँ नॉट कहाँ लगाएंगे? हेल्पिंग, दो शब्दों के हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उनके पहले शब्द के बाद नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट संग, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट, आई हैड नॉट संग। फ्यूचर परफेक्ट में आई विल नॉट हैव संग। अब आपने देखा विल हैव के बीच में नॉट आ गया, यानी विल के बाद, यानी पहले शब्द के बाद हमने नॉट जोड़ा। आई शैल नॉट हैव संग। इस प्रक्रिया को बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन लोग बोलने में ये गलती करते हैं, लिखने में भी करते हैं गलती। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस पे, नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या है? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ बीन, हैव बीन। तो दो शब्दों के हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले वाले शब्द के बाद नॉट लगाएंगे। मैं 2 घंटे से गा रहा हूँ, अफर्मेटिव है। I have been singing for 2 hours। और मैं 2 घंटे से नहीं गा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? I have not been singing for 2 hours। यानी मैं 2 घंटे से नहीं गा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, कभी कभी मुझसे भी गलती हो रही, मैं बार बार इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं क्षमा चाहता हूँ गलती के लिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से गा रहा था, आई हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसको हम नेगेटिव कर दें, आई हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा हैड बीन होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, तो हैड जो पहला शब्द है हेल्पिंग वर्ब का, ठीक उसके बाद नॉट लगा दिया। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। चार्ट देखें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आप नोट करिए कि ये 3 शब्दों का हेल्पिंग वर्ब है, 3 शब्दों का हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें भी उसी नियम का हम पालन करेंगे कि पहले वाले शब्द के बाद हम नॉट लगा देंगे। मैं कल से नहीं गा रहा होऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। आई विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सिंस येस्टरडे। इसको बार बार रिवाइंड करके प्लीज़ आप सुने, देखें और चार्ट को साथ में रख करके स्टडी करें और समझें। किसी भी प्रकार की कोई अध्ययन में, समझने में परेशानी हो तो कमेंट में अपने विस्तृत प्रश्न अवश्य मुझसे पूछें। अब हम आज ही इसी एपिसोड में आपको प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में भी एक ब्लैंकेट रूल समझाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य जो हैं हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनके शुरू में क्या लगा होता है,
और एक वो प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो सकता है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ब्लैंकेट रूल क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। प्रश्नवाचक शब्दों को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और उन हिंदी वाक्यों को जिनके शुरू में क्या शब्द आ जाता है, तो जो शुरू में हिंदी में क्या शब्द आता है उस शुरू वाले क्या शब्द की कोई इंग्लिश नहीं बनती, उसको छोड़ देते हैं, क्या को हम ट्रांसलेट नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, उस टेंस के उस वाक्य के हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। शुरू वाले क्या की इंग्लिश न बना करके उस वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट्स के पहले लगा देंगे और बाकी जो बचे शब्द हैं उनको उसी क्रम में रख देंगे। प्लेन एंड सिंपल। जैसे मैं गाता हूं, आई सिंग। अब हम कहें क्या मैं गाता हूं, तो क्या की कोई इंग्लिश नहीं। टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। तो आई के साथ डू लगेगा, तो आप जो है आई के पहले डू को लगा दें। डू आई सिंग, क्या मैं गाता हूं। पास्ट इंडेफिनिट, क्या मैं गाता था या क्या मैंने गाया। डिड आई सिंग। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट में मैं गाऊंगा, आई विल सिंग। क्या मैं गाऊंगा, तो हेल्पिंग वर्ब को निकाल के सबसे पहले रख दें, विल, फिर सब्जेक्ट आई और सिंग। प्लेन एंड सिंपल, वेरी प्लेन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई शंका हो चार्ट को देख लें और मुझसे पूछ लें। अब आते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस पे। क्या मैं गा रहा हूं, एम आई सिंगिंग। क्या मैं गा रहा था, वॉज आई सिंगिंग। क्या मैं गा रहा होऊंगा, विल आई बी सिंगिंग। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी दो शब्दों का हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को जब हम शुरू में निकाल के रखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला शब्द है वो सबसे शुरू में रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर जो बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब है वो रखेंगे। जैसे क्या मैं गा रहा हूँगा, विल आई, फिर बचा हुआ बी और फिर सिंगिंग, विल आई बी सिंगिंग। क्या मैं गा रहा हूँगा। परफेक्ट टेंसेस पे आइए। मैं गा चुका हूँ, आई हैव संग। क्या मैं गा चुका हूँ, हैव आई संग। हैव को पहले रख दिया, आई को बाद में लगा दिया। क्या मैं गा चुका था, हैड आई संग। हैड को पहले लगा दिया हेल्पिंग वर्ब को। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव पे, जिसके शुरू में क्या है, क्या मैं गा चुका हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, शैल हैव। दो शब्दों का हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले वाले शब्द को निकाल के सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। विल आई हैव संग, क्या मैं गा चुका हूँगा। अब आइए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस पे। मैं 2 घंटे से गा रहा हूँ, आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। अब मैं अगर इसको क्या लगा दूँ शुरू में, क्या मैं 2 घंटे से गा रहा हूँ, विल, आई एम सो सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। क्या मैं 2 घंटे से गा रहा हूँ, ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन। दो शब्दों का हेल्पिंग वर्ब, तो पहले वाले शब्द को निकाल के पहले रख दीजिए। हैव आई बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ब्लैंकेट रूल अप्लाई करिए, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। हर टेंस का अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है, और ये चीज़ याद रखिए कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों का हेल्पिंग वर्ब हो तो पहले वाले शब्द के बाद नॉट लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव में जब उसको पहले रखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, तो हेल्पिंग वर्ब अगर 2 से 2 अधिक शब्दों का है तो पहले वाले शब्द को हम सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। क्या मैं सुबह से गा रहा था, हैड आई बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। हो गया। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। अफर्मेटिव क्या है, जैसे कि अब मैं थोड़ा चार्ट से पढ़ता हूं आपको। मैं सुबह से गा रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। इसका इंट्रोगेटिव क्या हुआ, क्या मैं सुबह से गा रहा होऊंगा, विल आई हैव बीन सिंगिंग
सिंस मॉर्निंग। तो इसमें भी क्या 3 शब्दों का हेल्पिंग वर्ब है। पहले वाले शब्द को हम निकाल के सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, विल, फिर सब्जेक्ट आई, फिर बचा हुआ हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। फिर बचा हुआ सेंटेंस है उसको पूरा करके वाक्य को समाप्त कर देंगे। दूसरे प्रकार का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो ये है कि हिंदी वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये हिंदी के प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगर ये प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में हैं तो केवल एक ब्लैंकेट रूल आपको समझना है और वो अप्लाई करना है। करना क्या है कि जो बीच में आया हुआ प्रश्नवाचक शब्द है आप उसको सबसे शुरू में रखेंगे, फिर उसके बाद उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। हम इसमें केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एग्जाम्पल देंगे, नहीं तो बहुत डिटेल्ड हो जाए, बहुत लंबा हो जाएगा ये एपिसोड। जैसे मैंने कहा मैं गाता हूँ, आई सिंग। नेगेटिव क्या हुआ? आई डू नॉट सिंग। पहला इंट्रोगेटिव क्या हुआ? क्या मैं गाता हूँ? डू आई सिंग। अब अगर मैं कहूँ मैं कैसे गाता हूँ, तो अब ये कैसे इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वाक्य के बीच में, तो कैसे की इंग्लिश हाउ। तो पहले हाउ लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, फिर सब्जेक्ट आई, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग। हाउ डू आई सिंग। इस प्रकार से इसको समझें। हाउ डू आई सिंग, मैं कहाँ गाता हूँ, वेयर डू आई सिंग। पास्ट इंडेफिनिट में भी देख लें, मैं कहाँ गाता था, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। किस प्रकार का इंट्रोगेटिव है? ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसके हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, वेयर। मैं कहाँ गाता था, या मैंने कहाँ गाया, या मैंने कहाँ गा लिया। वेयर डिड आई सिंग। मैं कब गाऊंगा, तो कब की इंग्लिश व्हेन, बीच में है, सबसे पहले व्हेन आ जाएगा, व्हेन। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब विल, तो व्हेन विल, फिर सब्जेक्ट आई और फिर सिंग, व्हेन विल आई सिंग। ये तीनों के इंडेफिनिट्स के वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनके हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द। इस चीज़ को आप चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं और इसी प्रकार से अन्य बचे हुए टेंसेस के नियम को समझ सकते हैं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मैं जो 12 टेंस हैं इनके अंतर संबंध को समझाने का प्रयास करूंगा। जो 12 टेंस हैं उनका समन्वयात्मक अध्ययन करूंगा आपके साथ, और किस प्रकार से एक टेंस को दूसरे टेंस के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, उनके साथ को रिलेट कर सकते हैं, और बोलचाल की भाषा में किस प्रकार से हम कभी कभी कुछ टेंसेस के रूल्स को रिलैक्स कर सकते हैं और फिर भी हम अपनी बात व्याकरण सम्मत तरीके से, सही तरीके से, शुद्ध और स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल का अधिकाधिक प्रचार करें अपने परिचितों में, मित्रों में, परिजनों में, और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप चाहें तो हमें फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछकर अपने भ्रम का समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।